हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है प्रत्यय के ऊपर, जिसमें हम डिटेल से जानने वाले हैं प्रत्यय होता क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया है प्रत्यय किसे कहते हैं उसका परिभाषा, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा परिभाषा पे मत जाइए, आप समझिए। अगर आप समझ जाओगे आपके दिमाग के अंदर तक जाएगा, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर आप रटने पर रहोगे आप जल्द ही भूल जाओगे। तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आपको रटना पड़ेगा। समझिए और इस कदर समझिए कि कभी भूल ना पाइए। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं परिभाषा किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। सबसे पहला बात कि ये प्रत्यय जो है अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। इसका एक छोटा भाई भी है और उसका नाम है उपसर्ग। और उपसर्ग भी सेम ऐसा ही होता है, बस उसमें एक दिक्कत क्या होता है कि वो जो है प्रत्यय के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि वो अंत में लगकर पहले लगता है। और हाल ही मैंने प्रत्यय भी पढ़ाया है। तो प्रत्यय जो है ये प्रत्यय बड़ा भाई है और उपसर्ग जो है वो छोटा भाई है। ठीक है, तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में या अंत में लगता है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, पहले और ये बाद में या फिर अंत में। ठीक है, अंत में। तो प्रत्यय बाद में या अंत में, उपसर्ग पहले लगता है। ये दोनों भाई है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। आइए अब बात करते हैं कि सर इसको हम रटेंगे तो नहीं। आपने कहा मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, तो समझेंगे कैसे? आइए समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं पठ। पठ मतलब क्या होता है बबुआ, जरा बताओ तो हमको। पठ मतलब क्या होता है? बहुत पढ़ा है ना। पठ मतलब पढ़ना होता है, तो पठ मतलब होता है पढ़ना। एक मैं प्रत्यय लेता हूं अनियर। अनियर एक प्रत्यय होता है और अगर पठ के अंत में अनियर प्रत्यय को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए फेविकोल लगा करके, तब क्या बनेगा? तब बनेगा पठनीय। पठनीय। और पठनीय का मतलब क्या होता है? पठनीय का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे इसका अर्थ जो है वो बदल गया। चाहिए लगता है मैंने गलत लिख दिया, तो पढ़ना चाहिए इधर से पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बदल गया है। पठ प्लस अनियर पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए। अभी पढ़ना था, सिर्फ पढ़ना था, अब बन गया पढ़ना चाहिए। अभी ट्विस्ट आया कहां है? अभी हम ट्विस्ट लाते हैं इसमें, एक और प्रत्यय लगाते हैं पठ में, और वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा। ठीक है, पठ में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा पठित्वा। पठित्वा। और पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। पढ़कर। देखिए अर्थ में परिवर्तन आया। अभी पढ़ना चाहिए बोल रहा था, मतलब हम लोग को पढ़ना चाहिए, अभी पढ़कर बोल रहा है, मतलब पढ़ाई हो गया, खत्म। कॉपी किताब बंद करो, वीडियो खत्म करो, बस खत्म हो गया, बाय टाटा। तो आपने देखा कैसे जो है इसका अर्थ बदल गया। सेम धातु है लेकिन अर्थ में कितना आसमान जमीन का फर्क आ गया। तो यही तो होता है बबुआ प्रत्यय, जो किसी का अर्थ बदल देता है उसके अंत में लगकर। दो बातें याद करने वाली है, पहला प्रत्यय अंत में लगता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, और दूसरा कि अर्थ बदल देता है। चलिए अब देखते हैं। नहीं अभी नहीं देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, तब हम लोग को मन कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किम मतलब क्या होता है? किम मतलब होता है क्या। किम मतलब होता है क्या, तो मैंने यहां लिख दिया किम। अगर किम में हम प्रत्यय जोड़ते हैं दा, तो क्या बनता है? कदा बनता है। और कदा मतलब कब होता है? क्या होता है? कब। एक और अगर किम में हम जोड़ते हैं त्रल प्रत्यय, त्रल मतलब की होता है, अच्छा पता नहीं क्या होता है, तो किम में त्रल अगर जोड़ते हैं तो बनता है कुत्र। और कुत्र मतलब होता है कहां। देखा आपने कैसे जो है अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब कहां से कहां पहुंच गया। किम मतलब क्या, दा प्रत्यय जोड़ दिए बन गया कब, त्रन प्रत्यय जोड़ दिए बन गया कहां। तो कैसे अर्थ बदलता है, कैसे रंग बदलता है गिरगिट की तरह। जो तुम मुझे छोड़ कर जाओगी तो बड़ा पछताओगी। तो यही जो है छोड़ कर गया और बड़ा पछता रहा।
तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार के। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। बाकी हम डिटेल से जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, आइए सब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मैंने यहां लिख लिया है परिभाषा, लेकिन परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए। कृदंत प्रत्यय के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। कृदंत यानी क्री मतलब क्रिया, अंत मतलब अंत। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। मैंने यहां पर लिख दिया है वैसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्रिया यानी कि भर्व यानी कि धातु। धातु हम बताए हैं आपको, बहुत सारा धातु, पठ, लिख, हस, वद, गच्छ, आगच्छ, ये सब क्या है? धातु है। तो जब धातु के अंत में लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। एक एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल। तो अगर मैं लिखूं लिख, मैं लिख ही लिखता हूं, ठीक है। तो लिख मतलब क्या होता है? लिख मतलब होता है लिखना, और इसके अंत में जो प्रत्यय आएगा वो होगा कृदंत प्रत्यय। तो अगर लिख में मैं लगाता हूं कत्वा तो बनेगा लिखित्वा। क्या बनेगा? लिखित्वा। और लिखित्वा का मतलब क्या होता है? लिखित्वा का मतलब होता है लिख कर। लिख कर, क्या लिख रहा हूं मैं यार? तो इसका मतलब होता है लिख कर, लिख कर। तो ये जो प्रत्यय लगा है कत्वा प्रत्यय, वो कौन सा प्रत्यय हुआ? कृदंत प्रत्यय हुआ, क्योंकि ये धातु यानी कि क्रिया के अंत में लग रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूं पठ और पठ के अंत में लगाऊं तुमुन प्रत्यय, तुमुना, तुमुन, तुमुना, तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय क्या होगा? ये होगा कृदंत प्रत्यय। क्या बनेगा? पठितुम। पठ प्लस तुमुन, पठितुम। ये सब जो है ना सीखना पड़ेगा। पठितुम कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका हिंदी होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए मैं आपको प्रत्यय के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी बताने जा रहा हूं ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो प्रत्यय होगा उसे कहेंगे कृदंत प्रत्यय। तो चलिए अब देखते हैं ये कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया है टोटल कुल कृदंत प्रत्यय कितने होते हैं? 17 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानच्च प्रत्यय और कथ प्रत्यय। देखिए ये कथ प्रत्यय आजकल ऐसे भी लिखते हैं। मेन बात है ना कि कंप्यूटरवा जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है। अब कंप्यूटर तो इंग्लिश भाषा वाला है, संस्कृत कहां सपोर्ट करेगा? तो लिखने का ऐसे तो लिखता है ऐसे, तो समझ लो कि ऐसे भी कथ प्रत्यय लिखते हैं भैया, ठीक है। तो ये कथ प्रत्यय है। कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय, ये कत्वतु जो है हम ऐसे तो लिखे हैं, साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कत्वतु। और कहीं कहीं तो कत्वतु की जगह कत्वत प्रत्यय भी आपको देखने के मिलेगा। कत्वत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लिखने का ढंग भी जो है थोड़ा चेंज है, ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो आधा का भी दे सकते हैं और त। तो कत्वतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय कहीं कहीं तव्य प्रत्यय भी लिखा होता है, सिर्फ तव्य, आधा त नहीं होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब कुछ रखना है दिमाग में कि किसको कैसे भी लिख सकते हैं। तव्यत प्रत्यय को तव्य प्रत्यय भी कभी कभी लिखा जाता है। अन्य प्रत्यय, यथ प्रत्यय, नियत प्रत्यय, क्वप प्रत्यय, क्या क्या नाम है। निनि प्रत्यय निनि प्रत्यय, ये बड़ा मजेदार नाम है, निनि प्रत्यय। नमुल प्रत्यय, इसको नमुल प्रत्यय कहते हैं। त्रिच प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, इसको कितिन प्रत्यय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जगह है तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तो कितिन प्रत्यय इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक लास्ट है ल्यूट प्रत्यय। तो ये 17 होते हैं कृदंत प्रत्यय। अब आइए बारी बारी से हम सबको सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला जो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। क्या है, क्या नियम है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कत्वा प्रत्यय के जुड़ने से सबसे पहले त्वा लगता है। क्या लगता है? कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो लास्ट में त्वा लग जाएगा, इसलिए मैंने साफ सुथरा में यहां लिख दिया। क्या कहता है? जब वाक्य में दो क्रियाएं हो, दो क्रियाएं हो, तो ऐसे वाक्यों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
कत्वा प्रत्यय के प्रयोग होने से लास्ट में हिंदी अर्थ में कर या करके आता है, या इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से आता है। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि वह जाकर, नहीं घर जाकर, वह घर जाकर पढ़ता है, जाकर पढ़ता है। तो देखिए यहां पर जो सेंटेंस है इसमें दो दो वर्ब यानी कि दो दो क्रियाएं हो रही है। एक घर जाने की क्रिया हो रहा है और दूसरा पढ़ने की क्रिया हो रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है उसमें हम कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो वह यानी कि सह, सह मतलब क्या होता है, वह होता है। घर यानी कि गृहम, गृहम। और जाकर, जाकर का संस्कृत क्या होगा, जाकर का संस्कृत जाना का होता है गम, और गम में लगाएंगे त्वा प्रत्यय तो बनता है कत्वा प्रत्यय, आई मीन गत्वा बनता है, गत्वा, गत्वा, गत्वा मतलब कि जाकर। पढ़ता है यानी पठती, पठती। तो ये बनकर तैयार है। कैसे बनाया मैंने, सह गृहम गत्वा पठती, वह घर जाकर पढ़ता है। तो जब ऐसा सेंटेंस आए कि दो दो वर्ब हो, दो दो क्रियाएं हो, तब उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं बोल कर लिखता हूं, बोल कर लिखता हूं, मैं बोल कर लिखता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, मैं बोल कर लिखता हूं, इसमें भी दो दो प्रत्यय आए हैं, एक बोलना और एक लिखना। तो इसको बनाएंगे अहम यानी कि मैं, बोलना यानी कि वद तो बनेगा वदित्वा, वद में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वदित्वा, मतलब बोलकर लिखता हूं यानी कि लिखामी, लिखामी। तो अहम वदित्वा लिखामी, मैं बोलकर लिखता हूं। तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसे इसका प्रयोग कहां किया जाना है। आइए अब देखते हैं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल। आइए तो देख लेते हैं कत्वा प्रत्यय का कुछ एग्जाम्पल यहां पे। तो पठ प्लस कत्वा बनेगा पठित्वा, पठित्वा मतलब कि पढ़कर। गम प्लस कत्वा गत्वा जाकर। लिख प्लस कत्वा लिखित्वा मतलब कि लिखकर। कथ प्लस कत्वा कथित्वा मतलब कहकर। खाद प्लस कत्वा खादित्वा मतलब खाकर। जी प्लस कत्वा जित्वा मतलब जीत कर। दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, तो दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा मतलब देखकर। नम मतलब नमस्कार करना होता है, नमस्कार करना। नम प्लस कत्वा नत्वा मतलब नमस्कार करके। तो ये है कत्वा प्रत्यय। और इतना ही नहीं होता, और भी ढेर सारा होता है, पर हमारे पास अभी स्पेस कम है और कितना लिखे, समझने के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर प्रत्यय क्या करता है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के जुड़ने से अंत में या जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, या। जहां धातु के पहले उपसर्ग लगा हो वहां पे कत्वा प्रत्यय नहीं लग करके ल्यप प्रत्यय लगता है। अभी हम आपको बताया था ना, प्रत्यय का छोटा भाई होता है जिसका कहते हैं उपसर्ग। तो जहां पर उपसर्ग आ जाता है वहां पे हम कत्वा प्रत्यय नहीं लगाकर क्या लगाते हैं, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ल्यप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में उपयोग किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है, वह आकर खाता है। आकर, इसके पहले जो सेंटेंस था वो था कि वह घर जाकर पढ़ता है, जाकर, और यहां है आकर। तो गच्छ धातु था, गम धातु था, जाना होता है, यहाँ पे आना है। तो आना में हम उपसर्ग लगाते हैं और वो आ उपसर्ग लगाते हैं। सह यानी कि वह, सह यानी कि वह आकर। तो आना में हम लगाएंगे आ उपसर्ग, और अगर आ उपसर्ग को गम के साथ जोड़कर ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाए तो आगत्य होता है। आगत्य मतलब आकर। तो मैं यहां लिखता हूं आगत्य। सह आगत्य, वह आकर खाता है यानी कि खादती, खादती। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब कोई उपसर्ग आएगा तब ल्यप प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला जो लिखा है आ, अप, उप, ये सब क्या है, ये सब है उपसर्ग। ऐसे ऑलरेडी मैंने उपसर्ग लेसन जो है पढ़ा दिया है। उपसर्ग का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पे ढूंढोगे तब। आप मेरे जाकर कंटेंट देखिए कैसा मैं पढ़ाता हूं, कैसा बनाता हूं, उसके बाद ही आप जो है डिसाइड कीजिएगा कि हाँ आगे भी आपको देखना चाहिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो आ उपसर्ग है, आ जो है गम धातु, गम धातु के साथ आ उपसर्ग लगा देंगे और उसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, तब बनेगा आगम, आगत्य।
अगत्य मतलब कि आकर। आग उपसर्ग दा धातु को पहले लगाएंगे और बाद में ल्याप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आदाय मतलब लाकर। दा मतलब होता है देना और यहां आदाय मतलब लाकर। उप उपसर्ग कृ धातु को पहले लगाएंगे फिर लगाएंगे ल्याप प्रत्यय बनेगा उपकृत्य मतलब उपकार करके। उप उपसर्ग लभ धातु के पहले लगाएंगे ल्याप प्रत्यय के बाद में तो उपलब्ध मतलब प्राप्त करके। नीर उपसर्ग गम धातु के पहले लगाएंगे और बाद में लगाएंगे ल्याप प्रत्यय बनेगा निर्गत्य। निर्गत्य मतलब निकल कर। गम मतलब होता है जाना लेकिन यहाँ पे निकल कर अर्थ कैसे बदल गया। प्रा धातु प्रा उपसर्ग है नम धातु के पहले लगाएंगे ल्याप प्रत्यय लगाने के बाद ये बनेगा प्रणय प्रणम्य मतलब कि प्रणाम करके। और ऐसा ही एक और है सम उपसर्ग अगर रस धातु के पहले लगाए और बाद में ल्याप प्रत्यय तो बनेगा संरक्ष मतलब रक्षा करके। तो ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस यहाँ पे समझना है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कब और क्यों किया जाता है। तो आइए समझते हैं क्या कहता है तुमुन प्रत्यय। तो सबसे पहले कि तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में अंत में तुम लग जाता है। क्या कहता है समय बेला आदि कालवाची और निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यह समझना है कि बताइए भैया निमित्तार्थक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना आपको समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं, नहीं इसको पहले पढ़ लेते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तो पहले तो यह समझते हैं कि निमित्तार्थक क्रियापद क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा क्रियापद या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। पहला है पढ़ने का समय है। अभी क्या मैंने कहा आपको समय या बेला, बेला मतलब कि समय ही होता है, टाइम ही होता है। तो जब टाइमिंग का बोध हो ना तो हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पढ़ने का समय है तो यहाँ टाइमिंग का बोध हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल करके। पढ़ने का यानी पठितुम, पठितुम मतलब पढ़ने का, समय यानी कि समय और है यानी कि अस्ति। तो पठितुम समय अस्ति मतलब पढ़ने का समय है। ये बनकर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बनाया जाता है। एक और लिया है मैंने, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। देखिए ये जो है ये सेंटेंस ये निमित्तार्थक क्रियापद वाला है। कैसे, देखिए वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो इसमें दो काम हो रहा है, एक पढ़ने के लिए एक विद्यालय जाना। तो जाने का काम जो है वो किस लिए हो रहा है, किस पे आश्रित है। जाने का जो काम है वो पढ़ने पर आश्रित है, यानी जो जाया जा रहा है वो किस लिए जाया जा रहा है, पढ़ने के लिए जाया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं निमित्तार्थक क्रियापद। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर 2 देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। नंबर 2 यहां से बनाना शुरू किया है। तो वह यानी कि सह, वह यानी कि सह किसके लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। और अभी हमने आपको क्या कहा था कि के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ने के लिए इसका संस्कृत क्या होगा, तो इसका संस्कृत होगा पाठ में अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं पठितुम बन जाता है और पठितुम का मतलब हो जाता है पढ़ने के लिए, है ना आसान। विद्यालय जाता है तो विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब कि जाता है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा नियम जो ये कहता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि हर चीज को समझो, अगर आप समझोगे आसानी से कभी भी कुछ भी बना लोगे। तो ये तो हमने सेंटेंस बनाया। आइए अब देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय किस किस धातु में लगता है और क्या क्या बनाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ प्लस तुमुन बराबर होता है पठितुम, और पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से कथ, कथ में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कथितुम, कहने के लिए। क्रीड मतलब खेलना होता है, क्रीड में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए।
सॉरी, जी प्लस तुमुन जेतुम, जेतुम मतलब जीतने के लिए, और दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, तो दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम मतलब देखने के लिए। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हैं, बाकी आप खुद से भी बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर प्रत्यय क्या कहता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया है सत्री प्रत्यय चौथे नंबर पर आता है। तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं, इसका नियम क्या होता है। तो सत्री प्रत्यय एक कार्य को करते हुए जब साथ में अन्य कार्य भी किया जाता है, मतलब एक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक और काम भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर लिख दिया है करता हुआ या करती हुई। जब ऐसा हो कि दोनों काम एक साथ हो, तो इस अर्थ में अर्थ को बताने के लिए परस्मै पदी धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि परस्मै पदी क्या होता है, ये क्या नया शब्द है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में धातु दो प्रकार के होते हैं, यानी कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परस्मैपदी और दूसरा होता है आत्मनेपदी। तो जब परस्मैपदी धातु आएगा उसमें हम लगाएंगे सत्री प्रत्यय, और इसी का एक छोटा भाई है, छोटा नहीं बड़ा भाई है, तो इसका बड़ा भाई है जिसका नाम है सानच्य प्रत्यय, और सानच्य प्रत्यय आत्मनेपदी में लगता है। यानी एक लगता है परस्मैपदी, दूसरा लगता है आत्मनेपदी। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। राम दौड़ता हुआ जा रहा है, इसमें दो काम हो रहा है, पहला दौड़ रहा है और दूसरा जा रहा है, मतलब दौड़ भी रहा है और जा भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, राम यानी कि राम, राम यानी कि राम। दौड़ता हुआ, दौड़ना का होता है धाव, और अगर धाव में हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो धाव में अगर सत्री प्रत्यय लगाएंगे बनेगा धावन, धावन मतलब दौड़ता हुआ। जा रहा है यानी कि गच्छति, गच्छति, राम धावन गच्छति, राम दौड़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है मैंने, उसको पढ़ते हैं और डिटेल से अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला मैंने दिया है, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ धातु प्रत्यय ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, और ये नपुंसक लिंग यानी कि निर्जीव के लिए। ठीक है, तो इसमें तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप होता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि सत्री प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो होता है विशेषण, और विशेषण जो है तीनों लिंगों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम तीनों लिंगों में अलग अलग पढ़ेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया है अर्च, अर्च मतलब होता है पूजा करना, अर्च में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा अर्चन, और स्त्रीलिंग के लिए अर्चंती, और नपुंसक के लिए अर्चक। तो अगर इसमें से कोई भी शब्द आए और आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय, इसका मतलब होता है पूजा करता हुआ। इसी प्रकार से कथ, कथ मतलब कहना, कथ में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे कथयन, कथयंती, और कथयत मतलब कहता हुआ। गम मतलब जाना, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत मतलब जाता हुआ। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है, गच्छन्ति है, गच्छन्ति मतलब स्त्रीलिंग के लिए जाता हुआ, यानी कि जाती हुई कह सकते हैं, जाती हुई। तो गच्छन्ति का हिंदी क्या हुआ, जाती हुई। लेकिन एक और गच्छन्ति होता है, मैं यहां लिखता हूं, एक और गच्छन्ति होता है जिसमें जो ती है वो हर्ष ई होता है, यानी कि ये जो ती है वो मैंने इधर से उड़ाया है। तो इसका मतलब होता है बहुवचन में गच्छ धातु का लट लकार का रूप, यानी कि इसका मतलब होगा जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। सिर्फ एक मात्रा चेंजिंग आ रहा है कि हर्ष ई है, इधर से ई है तो जाते हैं, और अगर इधर से ई है तो एक लड़की का बात हो रहा है, तो ये जो है डिफरेंट आता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो दीर्घ है, इस तरफ से है, और यहाँ पे इस तरफ से है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चूर मतलब होता है चोरी करना, सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद हो जाता है चोरयन, चोरयन, चोरयंती, और चोरियत मतलब चुराता हुआ।
दृश्य मतलब देखना होता है, सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद पश्चिम बन गया। कैसे बन गया? दृश्य धातु का जो रूप चलता है वो पश्य से बनता है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बना, पश्यन्ति, पश्यत, देखता हुआ। पठ मतलब पढ़ना, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, पठन, पठन्ति, पठक मतलब पढ़ता हुआ। नृत्य मतलब नाचना, इसका रूप चलता है नृत्य से, तो सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद नृत्यन, नृत्यंती और नृत्यत मतलब नाचता हुआ। तो इस प्रकार से सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां मैंने लिख लिया है 5वां नंबर प्रत्यय सानच्य प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से क्या है सानच्य प्रत्यय। तो कहता है एक कार्य को करते हुए जब साथ में अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ या करती हुई आदि अर्थ बताने के लिए आत्मने धातु में सानच्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें सेम नियम था, सेम, सिर्फ यहाँ पे आत्मनेपदी की जगह पर परस्मैपदी धातु था। तो धातु दो प्रकार का होते हैं, अभी मैं आपको बताया ही हूं। तो ये जो है आत्मनेपदी में यूज होता है, सेम कंडीशन, सेम नियम होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहां लिख लिया वह कांपता हुआ बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे? तो सेम वही नियम होगा, सह यानी कि वह, मतलब वह कांपता हुआ जो धातु है, काप जो कंप धातु होता है वो होता है आत्मनेपदी का धातु। तो कंप में अगर हम लगाएंगे सानच्य प्रत्यय तो क्या बनेगा? तो यहां देखिए लिख दिया कंप धातु सानच्य प्रत्यय जुड़ने से कंप माना पुल्लिंग के लिए, कंप माना स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए कंप मानम होता है। तो ये वह जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कंप मानह हो जाएगा, कंप मानह मतलब कि कांपते हुए। क्या कर रहा है? बोल रहा है, तो वदती, वद मतलब होता है बोलना, वदती, सह कंप मानह वदती, वह कांपते हुए बोल रहा है। आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पच, पच मतलब होता है पकाना या पचना। तो पच धातु में सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा पच मानह, पच माना, पच मानम, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? पकाता हुआ। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सानच्य प्रत्यय जब जुड़ता है तो अंत में मानह, माना या मानम लग जाता है। यही पहचानने का इसका तरीका है। सानच्य प्रत्यय जुड़ते ही अंत में मानह लगता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, याच। याच प्लस सानच्य इक्वल टू याच मानह, याच माना और याच मानम मतलब कि मांगता हुआ। याच मतलब मांगना होता है। लभ मतलब पाना होता है, तो लभ प्लस सानच्य लभ मानह, लभ माना, लभ मानम प्राप्त करता हुआ, इसका हिंदी अर्थ होगा। वृत्त मतलब वर्तमान रहना, वृत्त प्लस सानच्य वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम मतलब होता हुआ। वृत्त मतलब होता है वर्तमान रहना। नेक्स्ट है विद। विद मतलब क्या होता है? विद्यमान रहना। इसका सानच्य प्रत्यय के साथ जोड़ने के बाद विद्यमानः, विद्यमाना और विद्यमानम बन जाएगा। सेव मतलब सेवा करना, सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, सेव माना और सेव मानम मतलब सेवा करता हुआ। और कंप तो अभी बताया ही आपको, कंप मतलब कांपता हुआ या कंप मतलब होता है कांपना। सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, कंप माना और कंप मानम हो जाता है। इसका हिंदी अर्थ होगा कांपता हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे धातु है जिसका आप बना सकते हो इजी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कत प्रत्यय जो है क्या होता है और इसका उपयोग कब लगता है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये कत लिखा है बबुआ, कत ऐसे लिखते हैं, कत ऐसे का, आधा का और ता, तो इसको मिलाने के बाद बनता है कत। लेकिन कत ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी दोनों को मिला दिया गया है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आपको जहां तहां मतलब जहां तहां नहीं, हर जगह आपको बुक में या अधिकतर आप ऑनलाइन देखोगे तो कत ऐसे ही लिखा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के अर्थ में होता है। और जैसे कि हम मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वह घर गया यानी यह काम हो चुका है, तो इसको बनाए हैं वह यानी कि सह, घर यानी कि गृहम और गया यानी कि गतः, तो सह गृहम गतः। ऐसे चाहे तो हम लकार का उपयोग भी करके बना सकते हैं। लंग लकार का फॉर्मूला लगेगा सह गृहम और गच्छ धातु को भूतकाल में लगाएंगे आगच्छत। तो हम लकार से बना सकते हैं और नहीं तो एक रास्ता और है
कि हम प्रत्यय का उपयोग करके बना सकते हैं। ये दो नियम है, ठीक है। तो आपको जैसे आसान लगे वैसे बनाइए। तो कत प्रत्यय के जुड़ने से धातु के अंत में क्या क्या अंत में ता लग जाता है। ये पहचानने का ट्रिक होगा, एक दो जानेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ धातु लिखा है, यहाँ प्रत्यय, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है और इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया। आइए समझते हैं। तो गम, गम मतलब होता है जाना। गम में अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गतः, मतलब गया। गता स्त्रीलिंग के लिए इसका मतलब ही गया होगा और गतम मतलब ही गया होगा। गया मतलब गया, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से है। इसी प्रकार से और है पठ, पठ में कत प्रत्यय जोड़ेंगे पठितः, पठिता, पठितम और इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ा। हस प्लस कत हसीतः, हसीता, हसीतम मतलब हंसा। पा मतलब होता है पीना, तो पा प्लस कत पीता, पिता, पीतम और इसका हिंदी अर्थ होगा पिया, पिया, पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। कितना दर्द है गाने में। तो आगे बढ़ते हैं। क्री, क्री मतलब होता है करना। अगर क्री में कत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कृता, कृता और कृतम मतलब कि किया। एक गाना भी है ना, किया किया ऐसे जिया, जिया जिया रे सनम, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। दृश्य प्लस कत दृष्टा, दृष्टा और दृष्टम मतलब देखा। और नस, नस मतलब होता है नष्ट करना, तो नस प्लस कत इक्वल टू नष्ट, नष्टा और नष्टम मतलब नष्ट हुआ। तो इतना ही नहीं है, और भी हम चाहें तो धातु लेकर बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। तो ये होता है कत प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रत्यय क्या है। अगला प्रत्यय है 7वां नंबर प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, आइए समझते हैं। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी सेम स्थिति में होता है, यानी कि भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो समय बीत गया है, जो पास्ट टेंस यानी भूतकाल का सेंटेंस होता है, अनुवाद होता है, उसमें हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाया गया है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा एक सेंटेंस है, अनुवाद है, इसको बनाएंगे राम ने यानी राम, राम ने यानी कि राम, रावण को यानी कि रावणम, मारा यानी कि हतवान। हतवान मतलब कि मारा। अगर इसको लकार से बनाएंगे तो आहनत बनेगा, लकार से बनाएंगे तो आहनत, अगर प्रत्यय से बनाएंगे तो हतवान मतलब कि मारा। तो ये प्रत्यय का कमाल है, जो हम दो तरीके से बना सकते हैं। संस्कृत में जो है ना सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप लकार का यूज कीजिए, आपको लकार नहीं आता है, प्रत्यय आता है, प्रत्यय से बना दीजिए, सही है। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लिया है। तो गम में अगर कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गतवान, गतवान और स्त्रीलिंग बनेगा गतवती और नपुंसक लिंग बनेगा गतवत और इसका हिंदी अर्थ होगा गया। गया यानी कि भूतकाल में जाना का हो जाता है गया। तो इस प्रकार से मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अगर पहचानने का कोई ट्रिक अगर पूछोगे कि सर पहचानने का ट्रिक बताइए, तो याद रखिएगा लास्ट में अगर वान लगा है या वती लगा है या वत लगा है, इसे पहचानने का ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। ये पहचानने का ट्रिक है कि गत, गत प्लस वान, गतवान, तो लास्ट में वान लगा है तो आप समझिए कि कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। इसे कत्वत प्रत्यय भी कहते हैं। पठ प्लस कत्वतु पठितवान, पठितवती और पठितवत मतलब पढ़ा। हस प्लस कत्वतु हसितवान, हसितवती और हसितवत मतलब हंसा। पा प्लस कत्वतु पितवान, पितवती और पितवत मतलब पिया। क्री, क्री प्लस कत्वतु, क्री मतलब होता है करना, क्री प्लस कत्वतु कृतवान, कृतवती और कृतवत मतलब किया। दृश्य मतलब देखना होता है, दृश्य प्लस कत्वतु दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत मतलब देखा। और नष्ट प्लस कत्वतु नष्टवान, नष्टवती और नष्टवत मतलब नष्ट हुआ। तो ये है कत्वतु प्रत्यय 7वां नंबर प्रत्यय। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिएगा, पहले आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए, देखिए और ऐसे कंटेंट है और भी ऐसे बहुत सारे संस्कृत के टॉपिक में वीडियो बना रखा है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके काम का लगता है, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रत्यय, यानी कि 8वां नंबर प्रत्यय क्या है, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का उपयोग कहां होता है, कैसे होता है, आइए सीखते हैं। तो तव्यत प्रत्यय के जुड़ने से ही लास्ट में तव्य लग जाता है, और क्या कहता है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किया जाता है, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किया जाता है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। गम मतलब जाना, गम में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा गंतव्य। स्त्रीलिंग के लिए गंतव्य, और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। तो क्या आया, चाहिए अर्थ है, जाना चाहिए। तो इसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पठ प्रत्यय, सॉरी पठ धातु, पठ में अगर तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पठितव्य, पठितव्य और पठितव्यम, हिंदी अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हस, हस मतलब हंसना, तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा हसितव्य, हसितव्य और हसितव्यम मतलब हंसना चाहिए। इस तव्यत प्रत्यय को कभी कभी तव्य प्रत्यय भी कहा जाता है, ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तव्य प्रत्यय कहिए या तव्य प्रत्यय, सॉरी तव्यत कहिए या तव्य कहिए, दोनों एक ही है, मतलब दोनों जो है ना एक ही को बदल बदल के कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए कहीं तव्यत लिख देता है, कहीं तव्य लिख देता है, तो वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि तव्यत और तव्य दोनों एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। पा मतलब पीना, पा में तव्यत जोड़ेंगे बनेगा पातव्य, पातव्य और पातव्यम मतलब पीना चाहिए। क्रि मतलब करना, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य मतलब करना चाहिए। तो हम जो कहते हैं ना ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है यानी कि मुझे करना चाहिए, तो ये संस्कृत वर्ड है कर्तव्य। दृश्य मतलब देखना, दृश्य में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दृष्टव्य, दृष्टव्य और दृष्टव्यम मतलब देखना चाहिए। और चल मतलब चलना, चल में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चलितव्य, चलितव्य और चलितव्यम मतलब चलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां नंबर प्रत्यय अनियर प्रत्यय। बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त है और सबसे आसान है। आइए देखते हैं क्या कहता है। अनियर प्रत्यय जिसके जुड़ने से ही लास्ट में निये लग जाता है, क्या लगता है, निये। अनियर देखिए इसी में बीच में जो है छुपा हुआ है निये, तो अनियर में ही निये छुपा हुआ है और निये लगता है। और क्या कहता है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में या योग्य के अर्थ में होता है। चाहिए यानी क्या, चाहिए मतलब कि जाना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे में चाहिए अर्थ में होता है, या योग्य खाने योग्य, करने योग्य, जाने योग्य ऐसे होता है। एग्जाम्पल समझिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला है गम, गम मतलब जाना, और गम में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गमनीय, गमनीय और गमनीयम। गमनीय मतलब कि जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि जाने योग्य, जाने योग्य या जाना चाहिए। उस प्रकार से पठ प्लस अनियर पठनीय, पठनीय और पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, ठीक है। उसी प्रकार से हस प्लस अनियर हसनीय, हसनीय और हसनियम यानी कि हंसना चाहिए या हंसने योग्य। पा प्लस अनियर पानीय, पानीय और पानीयम मतलब पीना चाहिए या पीने योग्य। क्री प्लस अनियर करनीय, करनीय और करनीयम, ये तीनों लिंगों में अलग अलग है, इसका हिंदी अर्थ होगा करना चाहिए या करने योग्य। दृश्य प्लस अनियर दर्शनीय, 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 दर्शनीय मतलब देखने योग्य या देखना चाहिए। और लास्ट चल प्लस अनियर चलनीय, चलनीय और चलनीयम मतलब चलना चाहिए या चलनीय। तो यहां पर मैंने लिख लिया है 10वां नंबर प्रत्यय यद प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से। तो यद प्रत्यय का उपयोग या प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है, यानी जहां पे चाहिए अर्थ है वहां पे हम यद प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, आइए समझते हैं। तो एक एग्जांपल है कि दा, दा मतलब होता है देना, दा मतलब देना। दा प्रत्यय में अगर दा धातु में अगर यद प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा देयः। इसमें तीनों लिंगों में यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। तो मैंने तीनों के तीनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी चूक न रह जाए। तो यहाँ पे दा में अगर यद प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा देयः, स्त्रीलिंग होगा देया और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए होता है देयम, और इसका हिंदी अर्थ होता है देना चाहिए। इसी प्रकार से गय मतलब होता है गाना, गय में यद प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गेयः, गेया और गेयम।
इसका हिंदी अर्थ होगा गाना चाहिए। इसी प्रकार से ची मतलब होता है चुनना, तो ची में यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चेयः चेया चेयम, यानी चुनना चाहिए। नी मतलब ले जाना होता है, नी में यत प्रत्यय जोड़ेंगे नेयः नेया और नेयम, यानी ले जाना चाहिए। श्रु मतलब होता है सुनना, और श्रु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे श्रव्यः श्रव्या और श्रव्यम, मतलब सुनना चाहिए। और पा मतलब होता है पीना, पीना, और पी में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पेयः पेया और पेयम, यानी पीना चाहिए। आपने सुना होगा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ या पेय पदार्थ मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। तो पेय, पेय मतलब होता है पीना चाहिए, तो पीने वाला पदार्थ, ठीक है। तो ये है 10वां नंबर प्रत्यय जिसका नाम है यत प्रत्यय। और आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रत्यय नियत प्रत्यय। ये जो नियत प्रत्यय है वो यत प्रत्यय का भाई है, यानी कि सेम कंडीशन है, सिर्फ इसके पहले आधा न लग गया है। आइए इसको भी समझते हैं। तो क्या कहता है, कहता है नियत प्रत्यय के जुड़ने से अंत में या लगता है, और इसमें भी या लगता है, इसमें भी या लगता है। नियत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है, यानी कि दोनों जो है एक ही कंडीशन में यूज किया जाता है, यानी दोनों जो है भाई है, बस दोनों का नाम अलग है और थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका अलग है। आइए समझते हैं क्या है इसका तरीका। तो क्री मतलब करना, क्री धातु में अगर नियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कार्यः कार्या और कार्यम। कार्य है यानी कि पुल्लिंग के लिए, यहां जो है ना पुल्लिंग का लाइन है, तो पुल्लिंग के लिए, कार्या स्त्रीलिंग के लिए, और कार्यम नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए। हिंदी अर्थ सेम होगा, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए। सेव मतलब सेवा करना, नियत प्रत्यय जोड़ेंगे सेव्यः सेव्या और सेव्यम, यानी सेवा करना। पठ मतलब होता है पढ़ना, और नियत प्रत्यय जोड़ने के बाद पाठ्य पाठ्या और पाठ्यम बनता है, मतलब पढ़ना चाहिए। लिख मतलब होता है लिखना, नियत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा लिख्य लिख्या और लिख्यम, यानी लिखना चाहिए। वच मतलब होता है बोलना, अगर वच में नियत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वाच्य वाच्या और वाच्यम, यानी बोलना चाहिए। तो ये है नियत प्रत्यय और यत प्रत्यय, दोनों जो है एक दूसरे का भाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कृदंत प्रत्यय का 12वां नंबर प्रत्यय क्या है, क्यप प्रत्यय। कैसा कैसा नाम होता है, कप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय। तो क्यप प्रत्यय क्या कहता है, इसका भी जो है सेम ही कंडीशन है, यानी कि ये भी जो है यत प्रत्यय, नियत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय तीनों एक दूसरे का भाई है और तीनों एक जैसा ही अर्थ देता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ई में अगर क्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है इत्याह, और इत्या का हिंदी अर्थ होता है कि जिसके पास जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि एक जो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, अनेक शब्दों के एक शब्द, वही वाला है, अनेक शब्दों के एक शब्द जैसा है। ई प्लस कैप इक्वल टू इत्या, इत्या का मतलब होता है जिसके पास जाना चाहिए। व्री प्लस कैप वृत्या मतलब होता है चुनने योग्य। साख प्लस कैप बराबर, अच्छा बराबर तो मैंने लिखा ही नहीं है तो सब में लगाता हूं मैं ऐसे बराबर, यानी कि ये दोनों मिलकर ये बना। साख प्लस कैप शिष्य, और शिष्य किसे कहेंगे, जिसे कहना चाहिए उसे शिष्य कहते हैं। अस्तु प्लस कैप अस्तुत्य, अस्तुत्य मतलब स्तुति करने योग्य, स्तुति मतलब स्मरण या याद करने योग्य, तो अस्तुत्य मतलब याद करने योग्य, उसे कहते हैं स्तुत्य। तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रत्यय था क्यप प्रत्यय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं निनी प्रत्यय। 13 नंबर प्रत्यय है निनी प्रत्यय, बड़ा मजा आएगा। निनी प्रत्यय, निनी प्रत्यय, आइए पढ़ते हैं। तो निनी प्रत्यय क्या कहता है कि निनी प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, कर्ता यानी कि करने वाला अर्थ में किया जाता है। जैसे कि क्री मतलब होता है करना, क्री में निनी प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा कारी मतलब करने वाला। जैसे होता है चित्रकारी, तो चित्रकारी में जो चित्र बनाता है उसे चित्रकारी कहते हैं, मतलब जो चित्र बनाता है
उस काम को कहते हैं चित्रकारी। तो चित्र बनाने वाला, चित्र करने वाला, चित्र जो है चित्रांकन करने वाला। गृह प्लस निमि, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण मतलब होता है लेना, तो ग्रहण करने वाला। दा प्लस नीली, दाई, दाई मतलब देने वाला, तो हो जाएगा देने वाला। दा मतलब होता है देना, तो देने वाला। दृश्य मतलब देखना, तो निमि प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दर्शी यानी देखने वाला। जैसे होता है दूरदर्शी, जैसे होता है सूक्ष्मदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला। तो दर्शी दृश्य प्रत्यय में नीनी प्रत्यय जोड़ने से बनता है नीनी प्रत्यय। वश में नीनी प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वासी, वासी मतलब रहने वाला। एक होता है खाना बासी हो जाता है, वो बासी होता है, ये वासी है, वासी मतलब रहने वाला, तो रहने वाला। आस्था प्लस निनी अस्थाई, अस्थाई मतलब ठहरने वाला या अस्थाई मतलब बने रहने वाला। ठीक है, जैसे कहते हैं मैं यहाँ का अस्थाई निवासी हूँ, अस्थाई मतलब यही रहने वाला हूं, तो ठहरने वाला या रुकने वाला या फिर बने रहने वाला। तो आस्था प्लस निनी अस्थाई मतलब रहने वाला। तो ये है नंबर 13 30 नंबर प्रत्यय निनी प्रत्यय। आइए समझते हैं। नवल प्रत्यय के जुड़ने से आकाह लग जाता है, यानी कि शब्द के अंत में आकाह लगता है और नवल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, कर्ता बनाने के लिए किया जाता है। कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे एग्जांपल है कि क्री मतलब होता है करना, अगर क्री में नवल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कारका, कारका मतलब करने वाला। इस प्रकार से अगर गय, गय में नवल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गायका मतलब गाने वाला। गृह, सॉरी गृह नहीं है ग्रह, ग्रह में अगर नवल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा ग्राहका मतलब ग्रहण करने वाला। ठीक, ग्रहण करने वाला। और जन, जन में अगर नवल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा जनका मतलब पैदा करने वाला। जन मतलब होता है जन्म लेना, तो जन्म देने वाला या पैदा करने वाला। क्रीड मतलब खेलना, क्रीड में नवल प्रत्यय जोड़ेंगे क्रीड का मतलब खेलने वाला, इसी को कहते हैं इंग्लिश में प्लेयर। दा मतलब होता है देना, अगर नवल प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा दायका मतलब देने वाला। लिख मतलब होता है लिखना, नवल प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा लेखका मतलब लिखने वाला। तो ये होता है सिंपल सा नवल प्रत्यय जिसके जुड़ने से कर्ता बनता है, यानी कि यहाँ पे हम अंत में आकाह जोड़ देते हैं। कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं हमारा प्रत्यय नंबर 15 त्रिच प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से। तो त्रिच प्रत्यय के जुड़ने से ही अंत में त्रि या ता लग जाता है। क्या लगता है? त्रि या ता। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, मतलब ये भी कर्ता बनाता है, करने वाला जो है बनाता है, कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्री, क्री में अगर त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कर्त्री या कर्ता। कर्ता मतलब पुल्लिंग शब्द है, तो कर्ता यानी कि करने वाला, और यही तो बनाता है त्रिच प्रत्यय। दा, अगर दा में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे दात्री बनेगा या दाता बनेगा। दाता मतलब देने वाला, तो ये बन गया देने वाला। श्रु मतलब होता है सुनना, तो श्रु में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा श्रोत्री या श्रोता। और आपने सुना ही होगा ये शब्द श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला होता है। जैसे कहते हैं श्रोतागण, अगर बहुत सारा भीड़ है या फिर कोई समारोह चल रहा है तो जो बैठकर सुन रहा है उसे श्रोता कहते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला, संस्कृत शब्द है। धा, धा प्लस त्रिच इक्वल टू धात्री या धाता। धाता मतलब धारण करने वाला, धा मतलब धारण करना होता है। गम मतलब होता है जाना, त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गंत्री या गंता मतलब जाने वाला। ठीक है, गंता मतलब जाने वाला। हन मतलब मारना होता है, तो हन मतलब मारना होता है, त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा हंत्री या हंता मतलब मारने वाला। और वच मतलब होता है बोलना, वच में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनता है वक्त्री या वक्ता मतलब बोलने वाला। एक दो शब्द आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो ये है त्रिच प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रत्यय 16 नंबर प्रत्यय है कितिन प्रत्यय। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक प्रत्यय और है, उसके बाद कृदंत प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो कितिन प्रत्यय जुड़ने से अंत में तिह लग जाता है, और यह यूज कब होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गम, गम मतलब होता है जाना, अगर इसमें कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गति, गति मतलब जाना। ये जो है संज्ञा बन गया। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। धातु यानी क्रिया से बन गया संज्ञा। इसी प्रकार से गय मतलब होता है गाना, आ सा
तो जब ग धातु में मतलब गाना में कितने प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गति, सॉरी गीति बनेगा, और गीति मतलब होता है गाना। दृश्य मतलब देखना, कितने प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दृष्टि मतलब देखना। स्मृति मतलब स्मरण करना या याद करना, कितने प्रत्यय जोड़ेंगे स्मृति मतलब याद करना। तृप्त मतलब होता है संतुष्ट होना, तृप्त में अगर कितने प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा तृप्ति मतलब तृप्त होना या संतुष्ट होना। दीप मतलब होता है चमकना, कितने प्रत्यय जोड़ेंगे दीप्ति मतलब चमकना। और ये प्रा जो है एक उपसर्ग है, और जब उपसर्ग प्रा आपके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद कितने प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा प्राप्ति, प्राप्ति मतलब प्राप्त करना। तो ये है कितने प्रत्यय 15 नंबर, सॉरी 16 नंबर प्रत्यय, कितने प्रत्यय, और एक लास्ट प्रत्यय और है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या यार मतलब और क्या करें आपके लिए, इतना मेहनत करके वीडियो तो बना ही रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आखिरकार हम लास्ट यानी कि 17 नंबर प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय सीखकर कृदंत प्रत्यय को कर देंगे समाप्त। तो चलिए देखते हैं सबसे लास्ट कृदंत प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय, जिसके जुड़ने से अंत में नम लग जाता है। इसका भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के अंत में किया जाता है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पठ मतलब पढ़ना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पठनम मतलब पढ़ना। आपको ल्यूट प्रत्यय पहचानना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में नम लगा हो आप समझ जाइए ल्यूट प्रत्यय ही लगा हुआ है। इसको पहचानना और बनाना दोनों आसान है। जैसे गय, गय मतलब होता है गाना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे गायनम, नम लगा हुआ लास्ट में मतलब गाना। दृश्य मतलब देखना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे दर्शनम, लास्ट में नम लगा है मतलब देखना। खाद प्लस ल्यूट खादनम मतलब खाना। त्रि, त्रि मतलब होता है तैरना, तो त्रि में ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे तरनम बनेगा, और तरनम मतलब तैरना। दा मतलब देना होता है, ल्यूट प्रत्यय जोड़ने के बाद दानम, क्या हिंदी होगा देना। लास्ट देखिएगा सबके लास्ट में आपको नम लगेगा, और नम रहने का मतलब है कि इसमें ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। ची मतलब होता है चुनना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चैनम मतलब चुनना। तो आपको ल्यूट प्रत्यय पहचानना और बनाना दोनों आसान है। तो इसी के साथ होता है कृदंत प्रत्यय समाप्त। तो यहां पर मैंने लिखकर तैयार कर लिया है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, मैंने इसके पहले जो प्रत्यय का वीडियो बनाया है, यानी कि आपको कृदंत प्रत्यय डिटेल से पढ़ाया है, उसको अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय जो है 3 प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय, सॉरी कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हमारा सेकंड नंबर प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। आइए समझते हैं। वैसा प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगता है उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय सिर्फ धातु यानी क्रिया के अंत में लगता है। और ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इन सब के अंत में लगता है, उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे एग्जांपल में पुराण, पुराण क्या है, पुराण एक शब्द है, संज्ञा है, और पुराण में ठक प्रत्यय लगा देंगे, ठोक ठठा के इसको बना देंगे पौराणिक। पुराण में ठक प्रत्यय लगने से बन गया पौराणिक। पांडु, पांडु, पांडु में अगर अन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पांडवा। तो ये जो है ठक प्रत्यय और अन प्रत्यय, वो कौन सा प्रत्यय होगा, वो होगा तद्धित प्रत्यय। तो बहुत सारे तद्धित प्रत्यय होंगे, ये सिर्फ 2 ही तो है नहीं, इसका भी बहुत सारा पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। आइए बबुआ, तो अब बात कर लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय कितना प्रकार के होता है। तो तद्धित प्रत्यय होता है 13 प्रकार के, टोटल 13 प्रकार का होता है। यहां मैंने लिखा है तद्धित प्रत्यय के भेद कौन कौन सा है। मतुप प्रत्यय और वतुप प्रत्यय, ये दोनों जो है वो भाई है, यानी दोनों जो है सेम चलता है। और इन प्रत्यय भी इसी का छोटा भाई है, मतलब इसका भी कुछ कुछ जो है सेम ही चलता है। तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय ये दोनों भाई है, मतलब दोनों एक जैसा चलता है। मयट प्रत्यय, अन प्रत्यय, ठक प्रत्यय, इतच प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, थाल प्रत्यय और तहसील प्रत्यय, इतना सारा प्रत्यय पढ़ना है इस वीडियो में। तो मजा आने वाला है पढ़ने में और पढ़ाने में भी।
तो ये 13 प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। इसके पहले जो पढ़े थे कृदंत प्रत्यय, वो टोटल 17 होता था, 17 प्रत्यय, लेकिन ये तो 13 है, कम है। पर कोई नहीं, सब पढ़ेंगे, टेंशन किस बात का है। तो बारी बारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मतुप प्रत्यय। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं सबसे पहला नंबर प्रत्यय मतुप प्रत्यय क्या कहता है, डिटेल से समझते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया ऐसा कुछ खास गुण। क्या कहता है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ में किया जाता है, जैसे दूध वाला, पानी वाला, चाय वाला। तो जहां वाला आता है वहां पे हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और एक मैंने ट्रिक भी दिया है आपको पहचानने का कि अगर पुल्लिंग शब्द हो और उसके अंत में मान लगा हो तो मतुप प्रत्यय, या कह सकते हैं कि मतुप प्रत्यय जुड़ने से पुल्लिंग शब्द में मान लगता है, स्त्रीलिंग शब्द में मति लगता है और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव शब्दों में मत लगता है। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, शब्द प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इसका रूप अलग अलग चलता है। तो बुद्धि एक शब्द है, मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, बनेगा बुद्धिमान पुल्लिंग के लिए। अगर वही स्त्रीलिंग होगी यानी कि कोई तेज दिमाग वाली लड़की होगी तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसको बुद्धिमती कहेंगे। और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए बुद्धिमत, और इसका हिंदी अर्थ होता है बुद्धि वाला। बुद्धि मतलब दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला। उसी प्रकार से आयुष, आयुष में अगर मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष्मत मतलब लंबी उम्र वाला। और कभी कभी किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, आयुष्मान भवा। और अगर लड़की हो तो आयुष्मती भवा, मतलब कि आयुष्मान भवा मतलब लंबा उम्र हो तुम्हारा, या तुम्हारी लंबी उम्र हो अगर लड़की है तो आयुष्मान जो है, आयुष्मान मतलब होता है लंबी उम्र वाला। और किसी किसी का नाम में होता है आयुष्मान खुराना, है ना, लंबा उम्र वाला। श्री, श्री में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत मतलब श्री वाला। श्रीमान जो है एक बार पूछा भी गया है कि श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय है। कैसे पहचानेंगे, लास्ट में लगा हुआ है मान, और जहां मान लगा है समझ लेंगे मतुप प्रत्यय है। आगे देखते हैं गति, अगर मतुप प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा गतिमान, गतिमती और गतिमत मतलब गति वाला, गति मतलब स्पीड। शक्ति प्लस मतुप प्रत्यय शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमत मतलब शक्ति वाला। शक्तिमान बहुत पहले एक सीरियल आता था, आप, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं देखा, पर मैंने देखा है और बहुत मजा आ रहा था। जब हम छोटे थे तब आता था, टीवी पर आता था शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, ऐसे घूमता था गोल गोल, शक्तिमान। तो बड़ा मजा आ रहा था, बचपन का टाइम था। तो शक्तिमान बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब हर संडे को आता था और देखते थे एकदम, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत क्रेज था उसमें। तो शक्तिमान मतलब शक्ति वाला होता है। भानु प्लस मतु भानुमान और भानुमति भानुमत मतलब चमकने वाला। और किसी किसी का नाम होता है भानुमति, आपने सुना होगा। और अगर हिंदी फिल्म में नहीं तो साउथ फिल्म में भानुमति नाम होता है, ठीक है। तो भानुमति मतलब चमकने वाला, और लड़की है तो चमकने वाली, ठीक है। तो ये पहला प्रत्यय हमने देखा मतुप प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए बनाते तो रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का ही भाई है जिसका नाम है वतुप प्रत्यय, और सेम कंडीशन होता है इसमें भी। वतुप प्रत्यय के लगने कहां लगता है ये पहले पता करते हैं। वतुप प्रत्यय वाला के अर्थ में लगता है और मतुप प्रत्यय भी वाला के अर्थ में लगता है, दोनों सेम सेम। वतुप प्रत्यय जो है लगने से वान लगता है और मतुप प्रत्यय लगने से मान लगता है। एक वो होता है वान, यहाँ वा है तो वान, यहाँ मा था मतुप था तो मान, तो सेम सेम है, बस आपको थोड़ा डिफरेंट होगा। और दोनों को याद करना समझना भी आसान है। तो पुल्लिंग में वान लगेगा, स्त्रीलिंग में वती लगेगा और नपुंसक लिंग में वत लगेगा। जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो धन है, धन में वतुप प्रत्यय जोड़ेंगे, धनवान, धनवती, धनवत मतलब धन वाला। अगर आप धन में मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धनवान शब्द होता है, धनमान नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, धनमान अगर लिखते हैं, धन और मान, अगर मान मतुप प्रत्यय जोड़कर मान पर लगाएंगे धनमान, तो ये शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द होता ही नहीं है। तो धनमान नहीं होता, धनवान होता है। इसलिए हम इसमें वान प्रत्यय लगाएंगे, सॉरी वतुप प्रत्यय लगाएंगे, मतुप प्रत्यय नहीं लगाएंगे, ठीक है। सोच समझ के लगाइए। जैसे बुद्धिमान है, अगर मैं बात करूं बुद्धिमान की, तो बुद्धिमान यहाँ पे क्या है, मान लगता है।
अगर मान है यानी कि मतु प्रत्यय है। अगर मान को वान कर दे बुद्धिवान तो वो कोई शब्द ही नहीं होता। तो बुद्धिवान यानी कि बुद्धिमान लगाएंगे, वान नहीं, तो इसमें हम मान यानी मतु प्रत्यय लगाएंगे। तो कहां लगेगा मतु प्रत्यय, कहां लगेगा वतु प्रत्यय, इसका कैसे पता करेंगे, तो शब्द के अनुसार पता करेंगे, यानी शब्द जो है कौन सही बनेगा। धनवान होता है यानी वान आना चाहिए तो वतु प्रत्यय लगाएंगे, बुद्धिमान होता है मान आना चाहिए तो मतु प्रत्यय लगाएंगे, ऐसे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। धन में वतु प्रत्यय जोड़ेंगे, धनवान, धनवती, धनवत यानी धन वाला। बल, बल में वतु प्रत्यय जोड़ेंगे, बलमान, बलमान नहीं सॉरी बलमान, बलवान, बलवती और बलवत मतलब बल वाला, बल मतलब ताकत, ताकत वाला। भाग्य प्लस वतु भाग्यवान, भाग्यवान, ठीक है, भाग्यवान, भाग्यवती और भाग्यवत यानी भाग्य वाला, किस्मत वाला। दया प्लस वतु दयावान, दयावती और दयावत मतलब दया वाला या दया करने वाला, दया वाला या दया करने वाला, ठीक है, दयावान मतलब। रूप होता है, वतु प्रत्यय जोड़ेंगे, रूपवान, रूपवती और रूपवत मतलब रूप वाला और रूपवती है मतलब रूप वाली मतलब सुंदर, मतलब सुंदर। विद्या प्लस वतु विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत मतलब विद्या वाला या दिमाग वाला या तेज बुद्धि वाला, उसको कहते हैं विद्यावान। तो ये है वतु प्रत्यय, एक था मतु प्रत्यय, दूसरा है वतु प्रत्यय। दोनों सेम सुनने में लगता है पर थोड़ा सा अलग है। इसी का एक छोटा भाई भी है, आइए समझते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रत्यय इमी प्रत्यय, जो मतुप और वतुप का छोटा भाई है। आइए समझते हैं कैसे। तो मतुप प्रत्यय वतुप प्रत्यय में क्या होता है, वाला के अर्थ में लगता है और ये भी ऐसा ही है। इमी प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो गुण, गुण शब्द है, इनी प्रत्यय लगाते हैं, बनता है गुणी, गुणिनी, और ये गुणी जो है ये दीर्घ ई है, ये हर्ष ई है। बस ये आपको फर्क पहचानना होगा, ये पुल्लिंग में होता है और ये नपुंसक लिंग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम यूज होता है, मतलब यूज होता ही नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, पुल्लिंग में गुणी और स्त्रीलिंग में गुणिनी। इसका मतलब क्या होगा, गुण से युक्त। गुणी किसे कहते हैं, जो बहुत ज्यादा गुणी होता है, मतलब ज्यादा गुण होता है उसमें, तो गुण से युक्त को कहते हैं गुणी। इसी प्रकार से दुख प्लस इनी दुखी, दुखीनी, और ये जो है दुखी ही है पर जो है हर्ष वाला है, हर्षिकारी। दुख से युक्त, दुखी मतलब दुख से युक्त। और ये भी पूछा गया है कि दुखी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इनी प्रत्यय लगा है। दुखी में इनी प्रत्यय लगाएंगे, सॉरी दुख में इनी प्रत्यय लगाएंगे, दुखी बनेगा। लोभ प्लस इनी लोभी, लोभिनी और लोभी यानी लोभ से युक्त। गृह में इनी प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा गृही और गृहिणी, और ये भी है गृही। तो गृह वाला या गृह मतलब होता है घर, तो घर वाला, और गृहिणी मतलब घर वाली, वाला मतलब आ जाएगा, गृहिणी मतलब घर वाली, ठीक है। योगी सॉरी योग, योग में इनी प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा योगी। स्त्रीलिंग में योगिनी और नपुंसक लिंग में योगी। इसका मतलब योग वाला या योग करने वाला। और धर्म में हम जोड़ते हैं इनी प्रत्यय, बनता है धर्मी, धर्मिनी और धर्मी, और इसका मतलब धर्म वाला। और इसी में अगर हम जोड़ते हैं आ, एक उपसर्ग होता है आ, अगर आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो बनेगा आधर्मी, और आधर्मी तो पता ही है किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है इनी प्रत्यय, तीसरा नंबर प्रत्यय। तो यहां पर मैंने लिख लिया है तरह प्रत्यय, जिसके लगने से ही शब्द के अंत में तरह लग जाता है। और क्या कहता है कि तरह प्रत्यय का प्रयोग दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अच्छा या खराब करने, अच्छा या खराब बताने के लिए किया जाता है। मतलब दो वस्तुओं में हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तरह प्रत्यय लगाएंगे। दो वस्तुओं में कंपैरिजन करेंगे तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, अल्प मतलब होता है थोड़ा, अल्प प्लस तरफ इक्वल टू अल्प तरह। स्त्रीलिंग के लिए होता है अल्प तरह और नपुंसक लिंग के लिए होता है अल्प तरम। अल्प तरम मतलब थोड़ा। अगर दो वस्तुओं में से कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज्यादा है कौन कम है, उसमें हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए और एग्जांपल समझते हैं। बहु मतलब होता है ज्यादा, बहु प्लस तरफ बहुतरह, बहुतरा और बहुतरम मतलब बहुत। आप ये गौर कीजिएगा कि अंत में तरह आया है कि नहीं। यहां भी तरह आया है, यहां भी तरह आया है और यहां भी तरह है। तर और तर, तर आया है, यहां विसर्ग लगा दिया, यहाँ आ की मात्रा और यहाँ हलंत म। तो बस यही जो है तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है,
बाकी सब सेम है। और आप एक बार समझ गए, आपको ऐसे ही बनाने आ जाएगा। जैसे बहुतरह, बहुतरा, सॉरी, बहु प्लस तरफ, बहुतरह, बहुतरा और बहुतरह। उच्च प्लस तरफ, उच्च तरह, उच्च तरह और उच्च तरह मतलब ऊंचा। गुरु प्लस तरफ, गुरु तरह, गुरु तरह और गुरु तरह, और गुरु तरह मतलब होता है भारी, या गुरु मतलब होता है भारी, ठीक है। निम्न प्लस तरफ, निम्न तरह, निम्न तरह और निम्न तरम मतलब नीचा। श्रेष्ठ मतलब अच्छा होता है, तरफ पर दे जोड़ेंगे, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरह और श्रेष्ठ तरम मतलब श्रेष्ठ या अच्छा। सुंदर, सुंदर मतलब सुंदर होता है, तरफ पर दे जोड़ेंगे, सुंदर तरह, सुंदर तरह और सुंदर तरम मतलब सुंदर। तो ये है तरफ प्रत्यय जिसके जुड़ने से अंत में तरह या तरह लग जाता है। इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है तमप प्रत्यय। सेम यही कंडीशन होगा, सेम सब कुछ ये होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तमप प्रत्यय। अगला नंबर प्रत्यय है तमप प्रत्यय। क्या कहता है आइए डिटेल से समझते हैं। तो तमप प्रत्यय के जुड़ने से अंत में तमह लग जाता है, और यह जो है तरप प्रत्यय जैसा सेम होता है, बस थोड़ा फर्क है। क्या है, तमप प्रत्यय का प्रयोग अनेक वस्तुओं में से, देखिए इसके जो पहले था उसमें सिर्फ दो वस्तु था, और यहाँ पे अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अच्छा या खराब बताना हो तो हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अल्प प्लस तमप, अल्प प्लस तमप जुड़ के बनता है अल्प तमह। पिछला में देखे थे हम लोग कि अल्प प्लस तरफ, अल्प तरह, यहाँ तरह था और यहाँ पे तमह है, बस थोड़ा चेंजिंग है, बस वही सेम चीज होता है। तो अल्प प्लस तमप, अल्प तमह, स्त्रीलिंग होगा अल्प तमह और नपुंसक लिंग होगा अल्प तमम। इसका हिंदी भी होता है सेम थोड़ा। बहु प्लस तमप, बहुतमह, बहुतमा और बहुतमम मतलब बहुत। आपको बस पहचानना ये है कि अगर तमह लगा हुआ है तो तरफ प्रत्यय है, सॉरी तमप प्रत्यय है, और अगर तरह लगा है तो तरफ प्रत्यय है। बस सिंपल सा ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, उच्च प्लस तमप, उच्चतमह, उच्चतमा और उच्चतमम मतलब ऊंचा। गुरु प्लस तमप, गुरुतमह, गुरुतमा और गुरुतमम मतलब भारी। निम्न प्लस तमप, निम्नतमः, निम्नतमा और निम्नतमम मतलब नीचा। श्रेष्ठ प्लस तमप, श्रेष्ठतमः, श्रेष्ठतमा और श्रेष्ठतमम मतलब श्रेष्ठ। और सुंदर प्लस तमप, सुंदरतमः, सुंदरतमा और सुंदरतमम मतलब सुंदर। तो ये है तमप प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मयट प्रत्यय क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो मयट प्रत्यय के जुड़ने से अंत में मया लग जाता है। और क्या कहता है, मयट प्रत्यय का प्रयोग प्रचुरता के अर्थ में होता है। प्रचुरता मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि करुणा मतलब होता है दया, कर्णम मयट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा करुणामय। स्त्रीलिंग होगा करुणामयी और नपुंसक लिंग होगा करुणामयम मतलब दया से युक्त या ढेर सारा दया, ढेर सारा दया। जल प्लस मयट जलमय, जलमयी, जलमयम मतलब जल से युक्त या जल से भरा हुआ। उसी प्रकार से स्वर्ण मतलब होता है सोना, मयट प्रत्यय जोड़ेंगे स्वर्णमय, स्वर्णमयी, स्वर्णमयम मतलब सोने से युक्त मतलब सोना ही सोना। शोक मतलब दुख होता है, शोक प्लस मयट शोकमय, शोकमयी, शोकमयम मतलब शोक से युक्त। आनंद प्लस मयट आनंदमय, आनंदमयी, आनंदमयम मतलब आनंद से युक्त। लौह मतलब लोहा होता है, मयट प्रत्यय जोड़ेंगे लौहमय, लौहमयी और लौहमयम मतलब लोहे से युक्त। शांति प्लस मयट शांतिमय, शांतिमयी और शांतिमयम मतलब शांति से युक्त। तो मयट प्रत्यय जुड़ने से अंत में सब के अंत में मया, मई और मयम लग जाता है। ये पहचानने का ट्रिक है, आप आसानी से पहचान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम अन प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है। तो नंबर 7 पे आता है अन प्रत्यय। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अन प्रत्यय का प्रयोग वंशज, अनुयायी या समूह के अर्थ में होता है। वंशज यानी कि किसी का वंश चलता रहा हो, संतान, और अनुयायी मतलब मानने वाला, जैसे भक्त कह सकते हैं, और समूह मतलब जानते ही हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक प्रयोग करके देखते हैं। मनु प्लस अन मानव मतलब मनु की संतान। मनु एक इंसान थे, व्यक्ति थे, और उन्हीं की संतान को कहते हैं मानव। उसी प्रकार से धनु प्लस अन दानव मतलब धनु की संतान। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि मनु प्लस अन मानव बनता है, धनु प्लस अन दानव बनता है। इसको याद करना बहुत आसान है और जल्दी याद जाता है।
यदु प्लस अन यादव मतलब यदु की संतान, कुरु प्लस अन कौरव मतलब कुरु की संतान, पांडु प्लस अन पांडव मतलब पांडु के संतान। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि कुरु और पांडु दोनों भाई था, और दोनों भाई था तो कुरु के हुए 100 पुत्र तो कौरव 100 हो गए, और पांडु के हुए 5 पुत्र तो पांडव 5 हो गए। उसी इन्हीं दोनों में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरु प्लस अन कौरव और पांडु प्लस अन पांडव, शिव प्लस अन शैव, और शैव मतलब क्या होगा, शिव के भक्त, जो शिव की सिर्फ शिव की पूजा करता है, शंकर भगवान की पूजा करता है, उसे शैव कहते हैं। उसी प्रकार से विष्णु प्लस अन वैष्णव मतलब सिर्फ विष्णु की पूजा करता है। तो यहाँ पे भक्त है, संतान नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनुयायी हो गया, अनुयायी मतलब मानने वाला या भक्ति करने वाला। शिव प्लस अन शैव मतलब शिव के भक्त, बुद्ध प्लस अन बौद्ध मतलब बुद्ध के भक्त, मनुष्य प्लस अन मानुष्यम, देखिए यहाँ आ की मात्रा आया है, मानुष्यम मतलब मनुष्यों का समूह, यहाँ पे समूह आया तो हमने तीनों यूज किए हैं, यानी कि संतान भी आ गया, भक्त भी आ गया और समूह भी आ गया। तो ये होता है अनु प्रत्यय, सॉरी अन प्रत्यय। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, एक बार में याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम ठक प्रत्यय, ठक 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 प्रत्यय। आइए क्या कहता है ठक प्रत्यय, समझते हैं डिटेल से। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में किया जाता है। भाव, भाव मतलब होता है भावना, भावना मतलब फीलिंग्स। तो भाव के अर्थ में हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। धर्म मतलब धर्म, हमारा धर्म, जय श्री राम। तो धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा धार्मिका, धार्मिकी और धार्मिकम। और धर्म मतलब होता है धर्म करने वाला, धर्म करने वाला या कह सकते हैं अच्छा काम करने वाला। तो धर्म में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बना, धार्मिका, धार्मिकी और धार्मिकम। ये एक भावना है, ये क्या है, फीलिंग्स है हमारा। धर्म, धर्म क्या है, फीलिंग्स है जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं। अस्ति, अस्ति में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा आस्तिका, आस्तिकी और आस्तिकम। आस्तिकम मतलब, आस्तिक मतलब होता है आस्था रखने वाला या जो ईश्वर को मानता है उसे। एक होता है आस्तिक और जैसे इसका उल्टा होता है नास्तिक। नास्तिक मतलब आस्था न रखने वाला, ईश्वर को न मानने वाला। तो नास्ति में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा नास्तिका, नास्तिकी और नास्तिकम मतलब आस्था न रखने वाला, इसे नास्तिक कहते हैं। नगर प्लस ठक नागरिका, नागरिकी और नागरिकम मतलब नगरवासी या नगर में रहने वाला। दिन प्लस ठक दैनिका, दैनिकी और दैनिकम। दैनिक मतलब होता है रोज रोज, जैसे कहते हैं दैनिक क्रियाकलाप मतलब जो रोज क्रियाकलाप करते हैं, जैसे ब्रश करना, जैसे शौच जाना, जैसे खाना खाना, ये सब दैनिक कार्य है। तो दैनिक मतलब रोज रोज होने वाला काम। वर्ष प्लस ठक वार्षिका, वार्षिकी और वार्षिकम मतलब वर्ष में एक बार होने वाला। जैसे हमारा वार्षिक एग्जाम होता है, वार्षिक मतलब एक साल में एक बार हुआ, तो वार्षिक मतलब एक बार। भूत प्लस ठक भौतिक मतलब भौतिका, भौतिकी और भौतिकम मतलब पंचभूतों से बना हुआ, मतलब 5 गो भूत आएगा और ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसा नहीं है। भौतिक मतलब 5 तत्व, भूत मतलब तत्व, 5 तत्वों से बना हुआ। जैसे हमारा शरीर है, पंचभूत से बना है मतलब 5 तत्वों से बना है, तो उसे ही कहते हैं भौतिक। और भौतिक यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम तत्वों के बारे में ही तो पढ़ते हैं, तत्व के बारे में पढ़ते हैं और पूरे ब्रह्मांड के बारे में मानते हैं। और ब्रह्मांड किस चीज से बना है, 5 तत्व से बना है। वायु जल क्षितिज गगन समीरा, पंचतंत्र से बना समीरा शरीर, ठीक है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो ये है हमारा ठक प्रत्यय जो भाव यानी कि भावना के अर्थ में यूज होता है। ठक प्रत्यय के लगने से अंत में इक लगता है, जैसे धार्मिक, धार्मिकी, धार्मिकम, इक लगा हुआ है, इक। और एक होता है किक, तो किक नहीं लेना है बल्कि इक लगाना है, ठक प्रत्यय। तो यहां पर मैंने इतज प्रत्यय का लिख दिया है, कब प्रयोग होता है। इतज प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। योग्य यानी कि जब योग्य वाला ऐसा शब्द निकले, अर्थ निकले, तो हम इतज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल ढेर सारा लिख दिया, आइए समझते हैं बारी बारी से। अंकुर, अंकुर एक नाम भी होता है और अंकुर मतलब कि अंकुरित होना होता है। तो अगर अंकुर में इतज प्रत्यय जोड़ते हैं, बनता है अंकुरिता, अंकुरिता और अंकुरितम। इसमें तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनता है और इसका हिंदी अर्थ होगा अंकुर से युक्त। ऐसे मैं आपको पहचानने का तरीका बता दूं कि जहां भी इतज प्रत्यय लगता है वहां पे इत लग जाता है अंत में। कहा लगता है अंत में, जैसे हर्ष है
हर्ष मतलब होता है खुशी ऐसा वाला खुशी। तो हर्ष में अगर इत जोड़ेंगे बनेगा हर्षित, ई की मात्रा इसमें आ गया और ता लग गया हर्षित। तो ये बहुत ही आसान है पहचानना भी और बनाना भी। तो हर्ष में इधर चिप प्रत्यय जोड़ने के बाद बन जाता है हर्षिता, स्त्रीलिंग में हर्षिता और नपुंसक लिंग में हर्षितम, मतलब खुशी से युक्त। इसी प्रकार से कुसुम मतलब होता है फूल, इतज प्रत्यय जोड़ेंगे कुसुमिता, कुसुमिता और कुसुमितम मतलब फूलों से युक्त। ऐसे किसी किसी का नाम भी होता है कुसुमिता नहीं। मुद्रा मतलब होता है रुपया पैसा, इतज प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा मुद्रिता, मुद्रिता और मुद्रितम मतलब मुद्रा से युक्त या रुपये पैसे से युक्त, भरा पड़ा है रुपया पैसा। दुख प्लस इतच दुखिता, दुखिता और दुखितम मतलब दुख से युक्त। उसी प्रकार से सुख प्लस इतच सुखिता, सुखिता और सुखितम मतलब सुख से युक्त। तो ये है इतच प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारा 10वां नंबर प्रत्यय त्वा प्रत्यय। क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। तो कहता है कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। एक एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं एग्जांपल। तो जैसे लिखा है महत, महत में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा महत्वम। हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं कि त्वा प्रत्यय के जुड़ने से अंत में त्वम लग जाता है। क्या लगता है, त्वम। त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो त्वम लग जाएगा अंत में, इतना सिंपल सा नियम है। महत प्लस त्वा महत्वम मतलब महानता होता है। उसी प्रकार से मूर्ख प्लस त्वा मूर्खत्वम मतलब मूर्खता। पशु प्लस त्वा पशुत्वम मतलब जानवरपन या पशुता कह सकते हैं। जो जानवर जैसा हरकत कर लगे या जिसका गुण जानवर जैसा हो, कभी इधर उछल के जाना है, कभी उधर उछल के जाना है, कभी उधर उछल के जाना है, वो जानवर जैसा होता है। तो जिसका गुण जानवर जैसा हो उसको हम कहते हैं जानवरपन। जैसे होता है पागलपन, वैसे होता है जानवरपन। हमेशा जो है जानवर जैसे दिमाग चलेगा, कहीं सही से दिमाग नहीं चलेगा, तो उसी को कहते हैं जानवरपन। समझ में आ गया। आगे जानते हैं मधुर प्लस त्वा मधुरत्वम मतलब कि मिठास। कोई बंदा या बंदी भी होती है। ओह हाँ जी क्या कर रही हो, हाँ मैं क्या करूंगी। वो जो मीठी आवाज जो आती है ना, दिल को सुकून आता है, तो वही मीठा आवाज मतलब होता है मधुरत्वम मतलब मिठास, चीनी घोरल जो है ना आवाज, मीठा वाला आवाज। लघु प्लस त्वा लघुत्वम मतलब छोटापन, और शिशु प्लस त्वा शिशुत्वम मतलब बचपन। मित्र प्लस त्वा मित्रत्वम मतलब दोस्ती। तो ये है त्वा प्रत्यय और इसी का एक और भाई है। आइए इसका भाई को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं त्वा प्रत्यय का ही भाई है जिसका नाम है तल प्रत्यय। सेम कंडीशन, तल प्रत्यय के जुड़ने से अंत में ता लगता है और इसका इस्तेमाल भी कब होता है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल है महत प्लस तल इक्वल टू महत्ता। इसके पहले क्या था, महत प्लस त्वा इक्वल टू महत्वम और उसका हिंदी होता था महानता। यहाँ पे सेम चीज है, बस थोड़ा चेंजिंग है। महत में तल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा महत्ता और इसका हिंदी भी महानता होगा। उसी प्रकार से मूर्ख प्लस तल मूर्खता मतलब मूर्खता या मूर्ख या बेवकूफी। तो ये एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको कहूंगा इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए क्या है, लास्ट में ता है और ता कब आता है, जब तल प्रत्यय जुड़ता है तब। तो मूर्खता में कौन सा प्रत्यय हुआ, तल प्रत्यय हुआ। उसी प्रकार से पशु प्लस तल पशुता, पशुता मतलब जानवरपन। उसी प्रकार से मधुर प्लस तल मधुरता मतलब मिठास। लघु प्लस तल लघुता मतलब छोटापन। शिशु प्लस तल शिशुता मतलब बचपन और मित्र प्लस तल मित्रता मतलब दोस्ती। तो आपको ये याद रखना है कि जहां अंत में ता की मात्रा आ रहा है समझ जाइए तल प्रत्यय है, और जहां अंत में त्वम आ रहा है वहां समझ जाइए कि त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, त्वा। यही ट्रिक होता है जिसको याद रखना होता है। अगर ये सब आपको याद हो गया तो समझिए कि आपको प्रत्यय अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं थाल प्रत्यय। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, 12 नंबर पे आता है। आइए समझते हैं 12 नंबर पे क्या कहता है थाल प्रत्यय।
तो पहला बात कि थाल प्रत्यय के लगने से ही अंत में था लग जाता है। क्या लगता है? था लग जाता है। बहुत ही सिंपल है, तरीका भी इसका बनाने का सिंपल है, ये समझते हैं। तो थाल प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? प्रकार के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि यद, यद में थाल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा यथा, और यथा मतलब होता है जिस प्रकार से या जैसे, उसी प्रकार से तद मतलब होता है तब, तद मतलब तब होता है। तो तब यानी तद में थाल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा तथा, तथा मतलब उस प्रकार से या वैसे। इसी प्रकार से उभय मतलब होता है, उभय मतलब होता है दोनों या दो, ठीक है। और थाल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा उभयथा मतलब दो प्रकार। सर्व मतलब सभी या सभी जगह, सर्व प्लस थाल सर्वथा मतलब सर्व प्रकार या सर्वथा मतलब हमेशा भी होता है। अन्य प्लस थाल अन्यथा मतलब अन्य प्रकार। यह है सिंपल सा प्रत्यय, छोटा सा प्रत्यय थाल प्रत्यय। इसके बाद एक और बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय का लास्ट प्रत्यय क्या है? तहसील प्रत्यय। आइए समझते हैं। तो तहसील प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या होता है? तहसील प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। कहां होता है? पंचमी विभक्ति के अर्थ में। पंचमी विभक्ति किसे कहेंगे? आपको याद होगा कर्ता कारक पढ़े थे, कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, और उसी में हम तहसील प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे वृक्षात, ऐसे वृक्षात मतलब ऐसे ही ये ऑलरेडी जो है पंचमी विभक्ति है, लेकिन तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वृक्षतः, और वृक्षतः का भी अर्थ होगा वृक्ष से, वृक्ष से यानी पंचमी विभक्ति। उसी प्रकार से ग्रामात, ग्रामात मतलब गांव होता है, गांव से तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा ग्रामतः मतलब गांव से। तस्मात में तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे, शॉर्टकट बन जाएगा ततः मतलब कि वहां से। और आप अगर तस्मात या तत् का जो शब्द रूप होता है वहां पे देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा पंचमी विभक्ति में, और ये भी दिखेगा। क्यों दिखता है? ये तहसील प्रत्यय लगने से बनता है नया शब्द। इसका मतलब भी वहां से होता है, और बता दूं कि इसका मतलब भी वहां से होता है, दोनों एक ही मतलब देने वाला है। उस प्रकार से एतस्मात मतलब, तस्मात में तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा ईतः मतलब इधर से। और ये है त्वम, त्वम में अगर तहसील प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा त्वतः मतलब तुमसे। तो ये था तहसील प्रत्यय, और इसी के साथ तद्धित प्रत्यय समाप्त होता है। तो यहां पर मैंने लिखकर तैयार कर लिया है स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? सिंपल सा जवाब है, आइए समझते हैं। तो जवाब क्या है कि वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देता है, जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देता है उसे वो कहते हैं स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्री कर ले, स्त्री प्रत्यय। इस जैसे कि एग्जांपल है कि आश्व, आश्व मतलब क्या होता है? आश्व मतलब होता है घोड़ा। अगर आश्व में टाम प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है अश्वा, और अश्वा मतलब घोड़ी। तो देखिए घोड़ा से हो गया घोड़ी, पुल्लिंग से हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो टाम प्रत्यय है, जो प्रत्यय लगकर इसका लिंग बदल दिया वही है स्त्रीलिंग प्रत्यय। तो टाप क्या हुआ? स्त्री प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से देव मतलब होता है ईश्वर भगवान। अगर डिप प्रत्यय, ऐसे डिप नहीं पढ़ेंगे, इसको इंगित पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं इंगित? आपने पढ़ा होगा बचपन में काखा गाघा अंगा गुरु जी पतंगा, हम लोग यही पढ़ते थे, काखा गाघा अंगा गुरु जी पतंगा। तो ये अंगा है, और अंगा को ऐसे करेंगे तो इंगी हो जाएगा, ठीक है। तो इंगी पढ़ते हैं, तो देव प्लस इंगी इक्वल टू देवी। तो यहाँ पुल्लिंग से हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो इंगिप है वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्त्री प्रत्यय क्या होता है। वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग से कर दे स्त्रीलिंग उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। अब बात करते हैं स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया है स्त्री प्रत्यय के भेद टोटल 8 होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय होते हैं 8। कौन कौन से हैं? पहला है टाप प्रत्यय, दूसरा है डाप प्रत्यय, तीसरा है इंगिप प्रत्यय, और चौथा है इंगिस प्रत्यय। पढ़ना सही तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। इसको इंगिप पढ़ेंगे, इसको इंगिस पढ़ेंगे, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका यूज होता है। उसके बाद है चाप प्रत्यय, इंगिन प्रत्यय, यहाँ इंगिन है, ठीक है, इंगिन। ये है ती प्रत्यय और उंग प्रत्यय।
यहाँ अंगा लगा है तो उंग पढ़ेंगे, उंग प्रत्यय। तो ये स्त्री प्रत्यय होते हैं 8 प्रत्यय। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब हम बारी बारी से सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टाप प्रत्यय क्या है, कैसे यूज होता है, आइए समझते हैं। तो टाप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसके लगने से अंत में आ की मात्रा जो है जुड़ जाता है या आ की मात्रा लग जाता है। जैसे कि अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और अश्व में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बन जाएगा घोड़ी। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। और बनाने का तरीका क्या है कि आप अश्व के अंत में सिर्फ आ की मात्रा जोड़ दीजिए और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है। उसी प्रकार से अज मतलब होता है बकरा, और इसमें अगर आ की मात्रा जोड़ देंगे अजा मतलब बकरी, तो अज में टाप प्रत्यय जोड़ देंगे बन गया अजा। इस प्रकार से हलंत लगा रहे हैं सभी में क्योंकि हलंत होता है। मूसक मतलब चूहा, स्त्रीलिंग प्रत्यय टाप लगाएंगे बनेगा मूसिका। लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए अज का स्त्रीलिंग क्या होगा, या ऐसे ऐसे पहले पता कर लेते हैं मूसक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मूसिका। अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मूसिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, तब आपको यह पहचानना है कि अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रहा है। और जब आ की मात्रा आ रहा है तो टाप प्रत्यय लगेगा। ठीक है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि टाप प्रत्यय ही लगेगा, क्योंकि इसी का एक भाई है जिसमें आ की मात्रा सेम टू सेम होता है। तो ये आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सब कुछ बने बनाए नहीं मिल जाएगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से शिक्षिका, अगर पूछ दिया कि बताइए शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपको याद करना है कि टाप प्रत्यय लगा हुआ है। शिक्षक में टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तब जाकर बनता है शिक्षिका। उसी प्रकार से गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गायिका, नायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा नायिका। तो ये है स्त्री प्रत्यय, पहला प्रत्यय टाप प्रत्यय, जिसके जुड़ने से ही अंत में आ की मात्रा लग जाता है। आइए बारी बारी से और देखते हैं। आइए अब बात करते हैं सेकंड नंबर प्रत्यय डाप प्रत्यय की। जी हाँ, डाप प्रत्यय के लगने से अंत में आ की मात्रा आता है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी आ की मात्रा आता है, इसमें भी आ की मात्रा आता है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। देखिए, डाप प्रत्यय के अंत में आ की मात्रा तो आता ही है, लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि आपको इसमें डाप प्रत्यय के सारे एग्जाम्पल में लास्ट में न जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि आप समझ जाइए कि जहां अंत में न की मात्रा आ रहा है मतलब उसमें हम डाप प्रत्यय लगाएंगे, और जहां अंत में सिर्फ आ की मात्रा आ रहा है यानी कि अकारांत, अश्व, अश्व अगर वा को देखते हैं तो वा और हलंत आ, ये सॉरी हलंत वा और आ मिलकर बनता है पूरा वा। यानी कि जहां पे आकारांत हो वहां पे हम आ यानी कि टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और जहां पे हलंत ना हो अंत में वहां पे हम सिर्फ डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी आ की मात्रा आता है और इसमें भी आ की मात्रा आता है। तो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर अकारांत हो यानी कि लास्ट में आ की मात्रा आता है तो समझो कि आप टाप प्रत्यय लगाओगे, और जहां पे अंत में ना की मात्रा आता है वहां पे आप डाप प्रत्यय लगाओगे। लगाने का तरीका एक ही जैसा होता है, आइए समझते हैं कैसे। जैसे बहुराजन, डाप प्रत्यय जोड़ेंगे बहुराजा, इसमें भी आ की मात्रा लास्ट में आया है, यहाँ पे आ की मात्रा जो है छुपा हुआ है, तो आ की मात्रा यहां भी आया। सीमन प्लस डाप सीमा, यहां भी आ की मात्रा आया है, लेकिन दोनों अलग है। कैसे? क्योंकि हलंत ना इसमें आया है। जहां पे आपको लास्ट में हलंत ना दिखे आप समझ जाओ डाप प्रत्यय लगाना है। जैसे दामन प्लस डाप दामा, पामन प्लस डाप पामा, तो ये है डाप प्रत्यय और ये है क्या है, टाप प्रत्यय। और इसका एक छोटा सा भाई है जो आगे आने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रत्यय इंगिप प्रत्यय। इंगिप प्रत्यय को पहचाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं डिटेल से तब। ठीक है, तो क्या कहता है इंगिप प्रत्यय? इंगिप प्रत्यय के लगने से ही अंत में क्या लगेगा, ई की मात्रा लग जाएगा। ई की मात्रा देखेंगे मतलब समझेंगे कि इंगिप प्रत्यय है। लेकिन इतना भी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एक क्या कहता है शैतान भाई है और अभी आएगा, वो भी सेम इसी जैसा होता है। तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या होता है। कुमार में इंगिप प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कुमारी। उसी प्रकार से किशोर में इंगिप प्रत्यय किशोरी। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए कुमार में इंगिप प्रत्यय जोड़ा क्या बनेगा, ये तो हम बता देंगे कुमारी बनेगा। आपको यह पूछेगा
कि बताओ कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंगी प्रत्यय लगाने के बाद ही कुमार जो है कुमारी में बदलता है। इसी प्रकार से ये सवाल पूछा गया है कि बताइए श्रीमती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। श्रीमती में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चार वो ऑप्शन है, टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय, इंगित प्रत्यय और इंगिस प्रत्यय। अब बताइए इन दोनों चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो अगर आपको याद रहेगा तभी आप कहेंगे कि हाँ इसमें इंगिस प्रत्यय लगता है। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो आपको सारा जो है लगेगा एक जैसा, मतलब ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा और ये भी सही लगेगा। तो आप कैसे मारोगे। तो आपको जो है सही तरीके से याद करना है। किशोर में इंगी प्रत्यय लगाएंगे किशोरी, श्रीमत में इंगी प्रत्यय लगाएंगे श्रीमती, देव में इंगी प्रत्यय लगाएंगे देवी, त्रिलोक में इंगी प्रत्यय लगाएंगे त्रिलोकी और धात्री में इंगी प्रत्यय लगाएंगे धात्री। देखिए ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं धात्री आपने पहले भी पढ़ा है, यानी हमने आपको सत्री प्रत्यय पढ़ाया था, उसमें धात्री आया था और उसका स्त्रीलिंग धात्री इस प्रकार से बनता था। तो ये सत्री प्रत्यय से ही बना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंगी प्रत्यय लगने से हम ई की मात्रा तो लास्ट में ला देते हैं, लेकिन किसमें ई की मात्रा आता है और कौन कैसे बनता है इससे सेम याद रखें। और एक बात मैं और बता ही दूं कि इंगी प्रत्यय का एक भाई है इंगिस प्रत्यय। जी हाँ, एक भाई है इंगिस प्रत्यय और इसमें भी ई की मात्रा ही लगता है। तो ये कंफ्यूज करने वाला है, तो आपको ये रखना पड़ेगा या कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इंगिस प्रत्यय। इंगिस प्रत्यय भी सेम जो है इंगित प्रत्यय जैसा ही होता है, मतलब इसमें भी ई की मात्रा लगा था और इसमें भी ई की मात्रा ही लगेगा। मतलब कि ये दोनों को पहचानना बहुत डिफिकल्ट वाला काम है। ठीक है, मतलब इसको जो है हमें थोड़ा सा मेहनत करके याद करना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि कहां पे इंगिस प्रत्यय लगता है, किसके साथ लगता है इंगिस प्रत्यय और किसके साथ लगता है इंगित प्रत्यय। तो इंगिस प्रत्यय कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे है नर्तक, मतलब नाचने वाला या कह सकते हैं डांसर, और नर्तक में अगर इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा नर्तकी। और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ई की मात्रा लगा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पे हम इंगिस लगाए या इंगित लगाए। अब दोनों ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इंगिस भी रहेगा, ऑप्शन इंगित भी रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नर्तकी में इंगिस प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है इंगिस प्रत्यय। नर्तक प्लस इंगिस इक्वल टू नर्तकी। इसी प्रकार से पितामह प्लस इंगिस प्रत्यय इक्वल टू होता है पितामही। भाव में इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे भवानी बनेगा, इंद्र में इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे इंद्रानी बनेगा, और रुद्र में इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा रुद्रानी। तो ये इंगिस प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी सेम है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, क्या है ई की मात्रा है। तो दोनों में ई की मात्रा है, इसलिए आपको इसमें दोनों में याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं बाकी के जो बचे हुए हैं प्रत्यय उनको, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं और ना ही ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं। तो 5वां नंबर प्रत्यय होता है चाप प्रत्यय, जिसका एग्जाम्पल है कि शून्य में चाप प्रत्यय जोड़ते हैं बनेगा सूर्या। ये आपको एक बारी में याद होगा क्योंकि ये इकलौता है, इसका कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं, तो आपको ऐसे ही याद जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सूर्या में कौन सा प्रत्यय लगता है, सूर्या में लगता है चाप प्रत्यय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया कि इन प्रत्यय इंगिन प्रत्यय 6ठे नंबर पे आता है। नर में इंगिन प्रत्यय मिलकर बनता है नारी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। नारी में कौन सा प्रत्यय इंगिन प्रत्यय। उसी प्रकार से ती प्रत्यय युवन प्लस ती इक्वल टू युवती। युवती में कौन सा प्रत्यय है तो ती प्रत्यय लगा हुआ है। 8वें नंबर पे आता है उंग प्रत्यय। कुरु में उंग प्रत्यय जोड़ते हैं बनता है कुरु। ये जो है हर्ष से हो गया दीर्घ, ऐसे होता है। ठीक है, तो कुरु में उंग प्रत्यय लगाकर बनता है कुरु। ये है बाकी के जो प्रत्यय है, इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं होता है। तो ये इसी के साथ हमने स्त्री प्रत्यय भी समाप्त किया और अंत में हमने प्रत्यय को पूरे तरीके से समाप्त कर लिया। तो हमारा मेहनत आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद जय भारत। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है,
चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।